हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है फ़लसफ़ा ज़िंदगी का में। आज हम ज़िंदगी के जिस फ़लसफ़े के बारे में बात करना चाहते हैं, वह है युद्धोन्माद, जो कभी-कभी कुछ सनकी शासकों के सिर चढ़ जाता है और कभी-कभी परिस्थिति की उपज भी होता है। जिस तरह से रूस ने पिछले 24 फरवरी को यूक्रेन के ऊपर हमला किया और लगातार दुनिया भर के देशों के विरोध के बावजूद वह निरंतर बढ़ते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव तक जा पहुंचा है और उसने पूरी दुनिया को जिस तरह हिला के रख दिया, वह हमें इस विषय पर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस तरह के युद्ध होते क्यों हैं, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं और दुनिया इतनी आगे बढ़ने के बाद भी क्या आज उन्हीं पुरानी विचारधाराओं से प्रेरित होकर चलती है, जिसमें एक देश के द्वारा दूसरे देश के क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लेना, अधिकार कर लेना और इस प्रकार अपनी सत्ता या ताकत का प्रदर्शन करना ही उसका उद्देश्य है, यह बचा है, या फिर हम उन पुरानी बातों से कहीं कुछ आगे आए हैं। तो आज की इस बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं इस बात से कि क्यों दुनिया के आम जन जहाँ इस बात को लेकर बड़े सशंकित, आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया। दूसरी ओर जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्हें कूटनीति का, जिन्हें सामरिक विषयों का विशेषज्ञ माना जाए, वो पूरी तरह आश्वस्त थे कि पुतिन निश्चित रूप से यूक्रेन के ऊपर इस तरह का हमला करेंगे ही। और यहाँ तक कि उन्होंने दिसंबर नवंबर में ही तारीख का भी ऐलान कर दिया था कि यह घटना 21-22 फरवरी के बाद ही होगी। और उसका कारण ये था कि उस दिन चीन में जो विंटर ओलंपिक्स हैं, जो बीजिंग में चल रहे हैं, वे समाप्त होंगे। तो चूंकि रूस और चीन के बीच में जो बढ़ती नज़दीकियां हैं, उसके मद्देनज़र विशेषज्ञ बहुत अच्छे से जानते थे कि इस पूरी कवायद में दुनिया जिन दो भागों में बटी है, उसमें एक तरफ रूस और चीन हो चुके हैं और दूसरी तरफ पश्चिमी देश हैं, जिन्हें आप नाटो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में चीन यह कभी नहीं चाहता कि किसी ऐसी तारीख में हमला हो ताकि उसके देश में चल रहे विंटर ओलंपिक्स में किसी तरह का खलल पड़े। अतः विशेषज्ञों ने दिसंबर में ही तारीख का भी ऐलान कर दिया था कि यह घटना होकर रहेगी और इसकी तारीख फरवरी के आखिरी हफ्ते में ही होगी। लेकिन आमजन चूंकि इन सब बातों से अनभिज्ञ रहते हैं, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में ही डूबे रहते हैं, इसलिए वे इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे पाए। नतीजा कुछ इस तरह से हुआ जैसे हमने भारतीय छात्रों के रूप में देखा कि उनके माँ बाप ने, उनके पेरेंट्स ने इस विषय में ध्यान नहीं दिया और उनके बच्चे, जो करीब 20,000 बच्चे यूक्रेन में भारतीय पढ़ रहे थे, उनमें से करीब 4,000 तो वापस आ गए, लेकिन 16,000 के करीब अभी भी यूक्रेन में ही फंसे रह गए। और अब आज इस समय जब युद्ध शुरू हो चुका है, तो उनके माँ बाप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके बच्चे वापस कैसे आएंगे। यदि वे थोड़ा सा जागरूक रहें और आसपास क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इस पर अपनी नज़र रखें, तो थोड़ा पहले एक्शन लेके, पहले कदम उठा के और बच्चों को समय से भारत वापस ला सकते थे। खैर, ये तो हुई एक एक बात। जो मुख्य बात जिस पर हम बात करना चाहते हैं, वह है युद्धोन्माद की। आखिर ये युद्धोन्माद हैं या फिर देशों की अपनी सामरिक रक्षा के लिए या अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम है? क्योंकि एक ओर जहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो व्लादिमीर और वोलोदिमीर का युद्ध है, यानी व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बीच का जो युद्ध है, यह मूल रूप से उनकी पर्सनालिटीज़ का भी युद्ध है। पर्सनालिटीज़ का युद्ध कैसे? बहुत सारे लोग, लेखक और यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, वे लगातार पुतिन को एक युद्धोन्मादी के रूप में दिखा रहे हैं, या युद्धोन्मादी ना भी कहें तो कम से कम एक ऐसे सत्ता पसंद एक व्यक्ति के रूप में दिखा रहे हैं जो किसी भी हाल में पावर को, सत्ता को अपना अभीष्ट मानता है, अपना मुख्य उद्देश्य मानता है और उसको हासिल करके वह हर वो शक्तिशाली चीज़ हासिल करना चाहता है। जिस तरीके से पुतिन ने पहले 2014 में क्रीमिया को अपने रशियन क्षेत्र में मिलाया था, उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने अपना 2 टर्म वाला जो राष्ट्रपति बने रहने का अधिकार था, उसको उन्होंने संविधान से बदल के और 4 टर्म में परिवर्तित किया और ताजिंदगी रूस के राष्ट्रपति बने रहने का उन्होंने अपना जुगाड़ किया। जिस तरह से उन्होंने पूरे मीडिया को अपने काबू में कर रखा है, जिस तरह से उनके विरोधियों को उन्होंने जेल में डाल रखा है, इन सब बातों से लोगों का यह मानना है कि यह व्यक्तित्व ही है पुतिन का, जिसने आज इस यूक्रेन समस्या को पैदा किया है। दूसरी ओर जहाँ जो ज़ेलेंस्की हैं,
ज़ेलेंस्की का सत्ता में आना या यूक्रेन के प्रधान के पद पर बैठना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ज़ेलेंस्की मूल रूप से एक टीवी एक्टर थे, टीवी सीरियल उनका जो सर्वेंट ऑफ पीपल्स था बड़ा लोकप्रिय हुआ और उस सीरियल की विषय वस्तु कुछ ऐसी थी जिसमें वे दिखाते हैं कि यूक्रेन में हो रहे भ्रष्टाचार और तकलीफ़ों से जो जनता परेशान है उसके विरुद्ध एक शिक्षक आवाज़ उठाता है और आवाज़ उठा के वो हर प्रकार से मतलब कभी गोलियां भी चलाता है, कभी भाषण भी देता है, कभी बातें भी करता है, तमाम एक बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ में इस करप्शन के खिलाफ लड़ता है और लड़ता हुआ सत्ता के शिखर पर पहुंच जाता है। यह जो टीवी सीरियल था यूक्रेन बड़ा लोकप्रिय हुआ और उसकी लोकप्रियता का आलम ये रहा कि लोग उम्मीद करने लगे कि सच में इस तरह का कोई मसीहा आए और देश का प्रमुख बन के उन इस तरह समस्याओं से निजात दिलाए। और चमत्कार ये देखिए कि इसी नाम की मतलब सर्वेंट ऑफ पीपल्स नाम की पार्टी बना के 2019 में ज़ेलेंस्की यूक्रेन की गद्दी पर आसीन हो गए। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि राजनीतिक या कूटनीतिज्ञ के तौर पर पुतिन के मुकाबले ज़ेलेंस्की एक नौसिखिए ही हैं। और ऐसी स्थिति में एक मजे मजाए कूटनीति राजनीति के खिलाड़ी के सामने ज़ेलेंस्की का टिक पाना थोड़ा मुश्किल था। ज़ेलेंस्की एक प्रो नाटो मानसिकता के आदमी थे। उन्होंने जिनको सत्ता से हटाया था विक्टर यानुकोविच, उनके उन पर सबसे बड़ा आरोप ये था कि वे प्रो रशियन हैं और उन्होंने रशिया से बड़ी मात्रा में लोन की ऋण की स्वीकृति प्राप्त करके और नाटो में शामिल होने का जो उस समय भी बड़ा विचार चल रहा था उसको दरकिनार किया था। ऐसी स्थिति में लोगों की सिंपैथी, यूक्रेन के लोगों की सिंपैथी विक्टर यानुकोविच के खिलाफ थी और उसी का फ़ायदा उठाकर ज़ेलेंस्की सत्ता में आए थे। तो वे पूरी तरह प्रो नाटो थे और जो नाटो देश थे वे हमेशा से ये चाहते रहे हैं कि रशिया के खिलाफ जो उनके मन में आशंका है उसको दूर करने के लिए कि जो रशिया के आसपास के जो देश हैं उन्हें भी नाटो का सदस्य बनाया जाता रहे। इसी प्रक्रम में उन्होंने जो लिथुआनिया, लताविया इत्यादि देश थे उनको भी नाटो का सदस्य बना लिया था। और यही मूल वजह थी जो पुतिन को चिंता में डालती है। पुतिन को इस बात का बड़ा खतरा है कि नाटो धीरे धीरे उसे घेर रहा है और उसके दरवाजे तक आ गया है। ऐसे में यह रूस के अस्तित्व के लिए खतरा है। ऐसी स्थिति में पुतिन जैसा व्यक्ति जो इतना ज़्यादा राष्ट्रवादी है, जो इतना ज़्यादा सत्तावादी है, जो इतना ज़्यादा पावरवादी है कि वह किसी भी स्थिति में रूस और रशियंस के खिलाफ कुछ भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। वो ये चीज़ें कैसे बर्दाश्त करता कि नाटो उसके चारों तरफ एक तरह से घेराबंदी जैसी कर रहा है। इसी बात की दूर करने के लिए समय समय पर वो अपनी तरफ से कुछ कदम उठाकर अपने भाषणों के द्वारा पश्चिमी देशों को ये बताते रहे थे कि उनके साथ ऐसा कुछ ना किया जाए। और 2014 में जिस तरह से उन्होंने क्रीमिया को शामिल किया था तब भी यूक्रेन से स्थिति कुछ युद्ध जैसी बनी थी। उस समय जो क्रीमिया था वो यूक्रेन का ही हिस्सा था, लेकिन 2014 में उन्होंने अपनी शक्ति के साथ उसको शामिल किया। उस समय दुनिया ने ज़्यादा विरोध इसलिए नहीं किया था कि वास्तव में क्रीमिया जो है वो रशिया का ही हिस्सा रहा था। जिन दिनों यूएसएसआर हुआ करता था, यानी जो आप सब अच्छे से जानते हैं कि सोवियत संघ जो था वो ऐसे देशों का या ऐसे राज्यों का प्रादेशिक संगठनों का संघ था जिनमें उनको कहना चाहिए तकनीकी रूप से तो एक देश के बराबर स्वतंत्रताएं हासिल थी, लेकिन उस समय जिस तरह के अधिनायकवादी राष्ट्रनेता रशिया में हुआ करते थे जैसे स्टालिन हो गए, निकिता क्रुश्चेव हो गए, उस समय तक ये जो राज्य थे वे कागजों में ही अपनी पूरी स्वतंत्रता रखते थे, लेकिन वे पूरी तरह यूएसएसआर का ही हिस्सा थे, रशिया का ही हिस्सा थे। लेकिन वर्ष 1991 के आते आते तक जब गोर्बाचेव आए और गोर्बाचेव इस स्थिति को संभाल नहीं सके, रशिया की वित्तीय हालत गिरती चली गई और डिसइंटीग्रेशन हुआ 91 में। उस 91 में सभी ये जो संघ से में शामिल राज्य थे अलग अलग हो चुके थे। यूक्रेन भी उसका सबसे बड़ा हिस्सा था और यूक्रेन भी 91 में हट गया था। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इसे पुतिन रूस के खिलाफ या इस सदी की सबसे दुखद घटना मानते हैं, जिस तरह से 91 में डिसइंटीग्रेशन रशिया का हुआ। खैर, जब यूक्रेन उस समय अलग हो गया उसके बाद 94 में एक संधि हुई थी जिसमें रशिया ने जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, जितने भी परमाणु अस्त्र थे, वो सारे अपने कब्जे में लेते हुए एक संधि की थी सभी ऐसे
जो उनके संघ के पूर्व संघ के जो देश थे उनके साथ में, कि उनके खिलाफ कभी हमला नहीं होगा और ये जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं ये सब रशिया को सौंप दिए जाएंगे। बदले में जो इन लोगों के ऊपर कर्जे हैं, जो ऋण हैं इन राष्ट्रों के ऊपर, उनको रशिया ही चुकाएगा और इन बातों पर वो कायम भी रहा। नाटो देशों के साथ भी ये बात हुई थी कि वारसा संधि जो थी नाटो के अगेंस्ट जो रशिया के लोग थे, जब शीत युद्ध जिन दिनों था तो रशिया के हिस्से में जो हुआ करते थे वे वारसाई संधि के लोग थे, वारसाई संधि के देश थे। तो वारसाई को भंग किया गया और तब नाटो देशों ने ये बोला था कि वारसाई के जो देश थे उन्हें हम कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनाएंगे। लेकिन दुनिया कभी भी संधियों पे ना चल के सत्ता पे चलती है। हर देश अपना स्वार्थ देखता है, हर संघ अपना स्वार्थ देखता है और वह इन स्वार्थों के कारण अपनी दी हुई बातों को, अपनी कही हुई बातों से कब मुकर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यही नाटो के साथ हुआ। इसलिए नाटो ने कई देशों को, जैसे मैंने पहले बताया आपको, लताविया, लिथुआनिया आदि को नाटो की सदस्यता दे दी और यूक्रेन को भी नाटो की सदस्यता देने के बिल्कुल राह पर ही थे। ऐसी दशा में पुतिन के लिए जरूरी हो गया कि वो अपने देश की रक्षा के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं। इन्हें इन्हें लेजिटिमेसी कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से और जो तौर तरीके अपनाकर पुतिन ने जिस अधिनायकवाद का परिचय दिया उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। खैर, इस विषय में सभी के अपने अपने मत हो सकते हैं। कुछ लोग इसमें जिस तौर तरीके और जिस तरीकों से ज़ेलेंस्की देश की सत्ता में आए और जिस तरह वो प्रो नाटो हुए उसका भी समर्थन कर सकते हैं। इसमें सभी का अपना अपना मत है। लेकिन जहाँ तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यह पूरी जो स्थिति पैदा हुई है, यह स्वार्थों के बीच टकराहट की है, जिसमें एक तो नाटो के स्वार्थ हैं, दूसरी ओर रशिया के अपने स्वार्थ हैं और इन सब में स्वार्थों का सबसे बड़ा स्वार्थी चाइना शामिल है। कैसे? चाइना का अपना स्वार्थ ये है कि चाइना भी उसी तरह से नाटो को नीचा दिखाना चाहता है जैसे रशिया दिखाना चाहता है। लेकिन चाइना इस समय जो दुनिया की दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है, उसके लिए ये जरूरी है कि वो कभी भी डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व ना हो। और युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए बिना नाटो को उसकी औकात दिखाने का चाइना के लिए सबसे अच्छा मौका था। चाइना ने पूरा साथ रशिया का दिया और रशिया को बोला कि वो इस तरह से अपने जो उसको क्षेत्र वो मानता है उनको वो कब्जा करे, क्योंकि जिस तरह से रशिया जिन रास्तों पे चल रहा है, चाइना हमेशा से उन्हीं रातों उन्हीं नीतियों का हमराही रहा है, उन्हीं नीतियों का समर्थक रहा है। ऐसे में रशिया को पूरा समर्थन देकर ये हो जाएगा कि नाटो देशों को नीचे भी देखना पड़ जाएगा, उनको सत्ता के द्वारा, ताकत के द्वारा नीचे भी देखना पड़ जाएगा और चाइना के ऊपर इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। देर सबेर होगा ये कि इससे रशिया कहीं ना कहीं चाइना से दब के चलेगा। और ऐसा नहीं है कि चाइना और रशिया कोई नेचुरल अलाय हैं, इन दोनों के बीच हमेशा से एक सीमाओं को लेकर विरोध रहा है। 1960 में स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि रशिया चाइना पर हमला करने वाला था। उस समय अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण किसी तरह से ये युद्ध टाला गया था, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे रशिया अलग थलग पड़ा, उसके लिए जरूरी हो गया कि वो चाइना का साथ ले। चाइना के लिए रशिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए और दुनिया के देशों में जो उसकी अलग थलग पड़ जाने की स्थितियां हैं, जो क्वाड्स जैसे देश जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, उसके खिलाफ खतरा बन सकते हैं, उसके खिलाफ रशिया उसका अच्छा साथी साबित हो सकता है। तो इस तरह से ये जो स्वार्थों का मैंने कहा कि अखाड़ा बना हुआ है, इन स्वार्थों के अखाड़े ने इस परिस्थिति को जन्म दिया। किसी भी स्थिति में जो रशिया है वो यूक्रेन के अपने क्षेत्रों को अपने में शामिल करना चाहता है। अगर थोड़ा सा हम इसमें ये देखें कि क्या हिंदुस्तान के लिए यह कोई ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा करेगा या हिंदुस्तान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम पाते हैं कि हमारे को बहुत सावधानी से इस चीज़ को देखना होगा कि यद्यपि हम विश्व पटल पे रशिया के करीब गए हैं क्योंकि हमने यूएन में एब्सटेन किया है, हमने रशिया के खिलाफ वोट नहीं डाला है और यूएई और चीन के साथ हम भी एक तरह से रशिया के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन जिन दिनों स्थिति ये बनेगी कि इन बातों का फ़ायदा उठाकर चीन जब ताइवान पर कब्जे की आगे कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगा, उस समय हमारे लिए बहुत विकट स्थिति पैदा होगी, क्योंकि चीन हमारा नेचुरल दुश्मन है। चीन के हमसे बहुत सारे मुद्दों पर जो हैं वो मतभेद हैं और वो कभी भी फ़ायदा उठाकर उन क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास उसी तरह कर सकता है जिस तरह से रूस ने यूक्रेन में किया है। तो इस समय हमें रशिया को, अब हम उस तरह से उसका साथ नहीं दे सकते जिस तरह से चीन दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि हमारा पिछले इतने वर्षों का 60 वर्षों का उसके साथ साथ है, हमारा रक्षा आयात लगभग 70% रूस से होता है। तो इसमें हमें कूटनीतिक बातें उठाते हुए कुछ चीज़ों पर, कुछ बातों पर जहाँ मौका मिले वहाँ कुछ ऐसी संधियाँ रशिया के साथ करनी चाहिए। उन बातों को कूटनीतिक स्तर पर उठाना चाहिए कि चाइना कभी भी अगर ऐसी कोई हरकत करने का प्रयास करे
तो रशिया को हमारा साथ देना चाहिए। और इस बीच जो हमको प्रो अमेरिकन स्थितियां बन रही हैं, जो हमारा अमेरिका के साथ थोड़ा दोस्ताना बढ़ रहा है, उसको भी बढ़ाए रखना जरूरी है। यद्यपि इन चीज़ों से जो हमने अभी स्टैंड लिया है उससे पश्चिमी देश, नाटो देश और अमेरिका हमसे कुछ खिन्न जरूर होंगे, लेकिन उनकी अभी स्थिति ये नहीं है कि वो हमसे पूरी तरह कोई दूरी बना के रख सकें, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि असली खतरा रूस नहीं, असली खतरा चीन है। और चीन की इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए, काउंटर बैलेंस के लिए दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो काउंटर बैलेंसिंग का काम चीन के खिलाफ कर सकता है। हमें अपनी इस परिस्थिति को, इस स्टेटस को पूरी तरह भुनाते हुए यह देखना चाहिए कि हम पूरी दुनिया की विश्व पटल पे अपनी मजबूती को बनाए रख सकें और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाएं। यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा। उम्मीद है कि इन सब बातों से आपको जो ये यूक्रेन और रशिया का परिदृश्य है कुछ समझने में मदद मिली होगी। आशा है हम इसी तरह और इन विषयों पर अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे। आप में से जो लोग इस पर और विस्तार से बात करना चाहते हैं वे व्यक्तिगत रूप से अथवा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।